नमस्कार। पंजाब एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अराजकता के चलते चर्चा में है। विशेषज्ञ इस चुनौती को गंभीरता से निपटने की बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 50 साल पहले की सिचुएशन एक बार फिर से पंजाब में पैदा की जाए। इसके पीछे क्या वजह है, क्या राजनीति है, रियल रीजंस क्या है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डीके दुबे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जानना चाहेंगे कि जो सिचुएशन इन दिनों पंजाब में बनी हुई है, ऐसा लगता है कि 50 साल पहले जिस तरीके से उग्रवाद और अलगाववाद की सिचुएशन को, साजिश को हवा दी गई थी, कमोबेश उसी तरह की आग यहां फिर से लगाने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये इतिहास दोहराने की साजिश है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि इस तरह के रेडिकल एलिमेंट्स हर समय पर हर समाज में रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो अब आ गए हैं। हाँ, आवश्यकता ये रही है कि जो सरकारें बनती हैं जिनका काम है सुरक्षा पर काम करना, उन सरकारों का क्या रुख है उस पर डिपेंड करता है। इशू बहुत सारे हैं वहाँ पर। अगर वो समाज जो समाज ऐसा कर रहा है, थोड़े मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन उनको अगर रियल इशू पता लगे कि पंजाब के रियल इशू क्या हैं और कहाँ वो किस गर्त में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं होगा। कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग रहते हैं जिनकी बाहर से फंडिंग होती है, उस फंडिंग के परिणाम स्वरूप उनको रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलता है तो अपने आका की बात मानकर वो वैसा करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि उनको रियल इश्यूज मालूम नहीं है या रियल इशू उठाने वाला कोई नहीं है। आप इशारा कर रहे हैं कि रियल इश्यूज कुछ और है। आपकी नजर में वो रियल इश्यूज क्या है? जैसे वक्फ बोर्ड एक बड़ा इश्यू है। हम जानते हैं कि पंजाब में 1947 के बाद पंजाब में मुस्लिम्स की आबादी लगभग नगण्य हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड आज पंजाब की जमीनों पर फिर से क्लेम कर रहा है, अपना दावा कर रहा है। क्या वक्फ बोर्ड एक समस्या है? एग्जैक्टली पंजाब का आज सबसे बड़ा इशू अगर कोई है तो वो है पंजाब की 30 से 40% प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है। 40% सर। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम विहीन जो राज्य हो गया, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हुआ तो 2 हिस्से हुए थे, तो इधर के लोग उधर के लोग इधर आ गए थे। ये मान के चलिए 30% 40% मुसलमान जो यहाँ का था वो वहां चला गया, और 30-40% हिंदू वहां का यहाँ आ गया। वो हिंदू तो पूरे देश में चला गया, लेकिन पंजाब जब मुस्लिम विहीन हो गया तो उसके बावजूद वक्फ वहां कैसे घुस गई, और वक्फ क्लेम कर रहा है। वक्फ एक ऑटोनॉमस बॉडी मनमोहन सिंह बना गए। तो आज इशू जो है वो ये है, पंजाब की धरती का 30% से 40% हिस्सा उनका है ही नहीं जिस पर वो बैठे हुए हैं, और उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो किस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। क्योंकि वक्फ तब क्लेम करना शुरू करता है जब वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेटेड मतलब अब उनको लगा कि अब उनको शक्ति आ गई है, और शक्ति आ गई, उनके पीछे समाज 20-25% लोग देश में हो गए, कम्युनिस्ट भी उनके साथ हो गए। तब उन्होंने वो इशू उठाने शुरू करे। आज अच्छे विद्यालय, अच्छे घर, अच्छी कोठियां, वक्फ नोटिस भेज देता है वहां पर कि साहब ये जमीन हमारी है, खाली करिए। आप सोच कर बताइए कि जब पाकिस्तान बन गया, लोग पाकिस्तान चले गए, यहां कोई रहा ही नहीं, तो वक्फ घुस कैसे गया, कब घुस गया, क्यों घुस गया? ये सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में पंजाब के लोगों का है, और पंजाब के लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि उनके सामने एक इशू है कि वक्फ उनकी जमीन 40% ले जाएगा। वो जो आबादी उनकी है, उस आबादी का इतना बड़ा भूभाग उनके पास से चला जाएगा या क्लेम हो जाएगा, और वहां मुसलमान बैठ जाएगा, तो पाकिस्तान निर्माण का उद्देश्य या मुसलमान विहीन जो बनाया गया है पंजाब को, या बन गया था, उसका उद्देश्य विफल हो गया भाई। और फिर वही घुसाएंगे, फिर 30-40% वो बैठ जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? तो उनसे लड़ोगे या ये खालिस्तान लड़ोगे? तो जो रियल इशू है ना, वो लोगों को ना पता होने की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, और सरकार की अक्षमता, लोगों की निष्क्रियता के साथ साथ सक्रिय ना होना, ये मेन इशू है पंजाब के आज की तारीख में। और अगर इनको एड्रेस ना किया गया तो एक तरफ तो ये आतंकवाद हो सकता है कि इसलिए फैलाया जा रहा हो, और पाकिस्तान हम सब जान रहे हैं कि वो एक खालिस्तान मूवमेंट का वो वहां रहता है, गोपाल। ये संभव है कि ये जो इशू वहां पर उठ रहे हैं, उन इश्यूज को दबाने के लिए ये इशू उठाया जा रहा है, तो ताकि पूरी मीडिया, पूरा सिस्टम, पूरा देश कहां लग जाए, जाके पूरा देश लग जाएगा खालिस्तान पर, और वक्फ अपने आप फले फूलेगी।
और वक्फ जिस दिन उनकी आबादी ठीक हो जाएगी उस दिन वो कहेंगे भैया तुम कौन, खाली करो। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अगर सशक्त हो गया किसी तरह से, अभी तो मोदी जी हैं तब तक ठीक समझ में आ रहा है, पाकिस्तान सशक्त हो गया तो उसने जम्मू कश्मीर पर हमला किस आधार पर किया था? जम्मू कश्मीर पर हमला तो उसने सिर्फ इस आधार पर किया था कि हमारी आबादी है वहां पर। तो पंजाब में अगर ये आबादी बढ़ गई और उधर से लोग जो खालिस्तान वाले हैं, जो खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग क्या उस टेरिटरी को ले पाएंगे कभी? ये वो इस तरह का उठा पाएंगे इशू? अब देखो, पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब में क्या सिखों ने आज तक कोई इशू उठाने के काबिल रहे हैं? वो तो जो यहां रहेंगे। इसलिए यह संभव है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे वक्फ के खेल को छुपा देना हो ताकि सबका दिमाग इधर डाइवर्ट हो जाए और रियल इश्यू से हट जाए। जी, आपने मनमोहन सिंह का नाम लिया। क्या आपको लगता है कि जो गत सरकारों की जो निष्क्रियता थी, या फिर उनको कहें कि इग्नोरेंस उनका था, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन को फलने फूलने दिया, क्या वजह थी? क्योंकि ये आज जो स्थिति फिर से बनती दिखाई दे रही है वो बेहद खतरनाक नजर आती है। कम से कम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी वो सिचुएशन है जहां पर इस दोबारा साजिश को यहीं पर दबा देना चाहिए। देखो, ऐसा है कि ज्यादातर तो सरकार वहां कांग्रेस की रही, और अगर सरकार विपक्ष की रही भी, मैं कहूं कि अकाली और बीजेपी गठबंधन के, तो इनके दिमाग में वो इशू ही नहीं थे कभी। तो इशू नहीं था तो एड्रेस कौन करेगा, कैसे एड्रेस करेंगे? हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उस समय मुसलमानों के दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी थी, और वो स्ट्रेटजी ये थी कि हमने पाकिस्तान ले लिया है, हिंदुस्तान भी लेंगे। इसलिए जाते समय वो यहां वक्फे बनाकर छोड़ गए या अपने भाई बंधुओं को बिठा गए। चूंकि पंजाब में कोई भाई बंधु रुकने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कोई रुका नहीं, तो वो वक्फ बना गए। अब वक्फ वो बना गए कागज पर और वक्फ को दे गए बोर्ड को, या वहां जाकर उन्होंने बोर्ड को दे दी। आप मुझे बताओ कि हमारे घर का बंटवारा भी हो गया, बंटवारे के बाद आपको हिस्सा भी मिल गया, और आपको हिस्सा मिलने के बाद आप ये कहते हो नहीं हमारी इच्छा तो यहीं रहने की है, तो हम तो ये जमीन किसी को लिखे जा रहे हैं। क्या आप लिख सकते हो? जाने वाले लोग वक्फ बनाकर छोड़ गए, क्या वो जा सकते थे? जब लैंड रिफॉर्म आया पंजाब में, तो लैंड रिफॉर्म में जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि पूरी लैंड को एक तरह से सल्लग घोषित किया जाए, लेकिन क्यों वक्फ पर वो प्रॉपर्टियां चढ़ी रह गई? ये सरकार की निष्क्रियता थी ना कि चढ़ी रह गई उस पर। और दूसरी बात है कि वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया और अब उनको लग गया कि नहीं, अब बाकी देश में तो वक्फों पर वो क्लेम कर ही रहे हैं, नकली असली जो भी बना रखी है, पंजाब की वक्फों को भी इशू बनाओ, इनको भी लेकर आओ वापस। अब इनको वापस लाओगे तो वहां लोगों ने अभी पीछे 1 महीना पहले ही एक बड़ा प्रदर्शन अमृतसर में हुआ वक्फों को लेकर। मतलब प्रदर्शन नहीं हुआ सर, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन हुआ कि साहब ये वक्फ यहां घुस कैसे आया? तो क्या ये संभव नहीं है कि वो जो वहां पर वक्फ के खिलाफ मूवमेंट शुरू होने जा रहा है उसको दबाने के लिए इसको लाया गया हो कि भाई इस तरह से लोगों को वहां तैयार कर लो? और ये जो लोग यहां कर रहे हैं इनको ये एहसास ही नहीं कि इनके साथ गेम क्या हो रहा है, क्योंकि मनोभावना रहती है। आपका घर है, मुझे याद है कि हमारे एक जानने वाले थे, उनके पिताजी ने अपना खेत बेचा, मेरे पिताजी ने खरीद लिया और पैसे भी बहुत अच्छे दिए। उनके जो बच्चे आए तो सब वो बच्चे सदैव जीवन भर उधर खेत के सामने से निकलते थे, यही क्लेम करते थे ये मेरा है। अब देखो मेंटली करे ये मेरा है, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया। आप किसी घर खरीद लो, बगल से निकलेगा कहेगा ये मेरा था, ये नहीं कह रहा ये इनका है, कह रहा ये मेरा था। उसका सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ा होता है। तो अब ये जो सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा है ना, ये कि भाई ये पंजाब तो है, वो तो आपका है, ऐसा समझा दोगे तो स्वाभाविकता, आप तमिलनाडु में ऐसा ही चल रहा है, केरला में ऐसे ही चल रहा है, बंगाल में ऐसे ही चल रहा है, तो स्वाभाविकता वो बाहर निकल आएंगे। कोई ज्यादा हिंसक होगा, कोई कम हिंसक होगा, लेकिन सरकारें अपॉर्चुनिटी दे देंगी वहां पर, तो फिर वो बहुत हिंसक हो जाएगा। आज की सरकार वहां अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसका परिणाम निकला कि ये चल रहा है। और जिसको सेंटीमेंट समझा दिया उसको, वो तो सेंटीमेंट के आधार पर बाहर निकला, उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये वक्फ को दबाने के लिए खेल तो नहीं चल रहा कहीं, उसको ये एहसास भी नहीं। लेकिन वो सब रोड पर आ गया, वो इस तरह का प्रदर्शन करने लगा और वक्फ का इशू पीछे धकेल देंगे ये लोग।
आप देख लीजिएगा। और जिस दिन वक्फ निकल कर आएगी उस दिन 30 से 40% प्रॉपर्टी उनकी लेकर चली जाएगी और बहुत बड़ा इशू बनेगा। पंजाब रोएगा आंसुओं से। जी, कई ऐसे संगठन हैं जिनकी उग्रता हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं। हमने सीईओ के विरोध प्रदर्शनों में वो उग्रता देखी। वही संगठन थे जो हमने किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करते दिखाई दिए। आज यही संगठन हम कमोबेश दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब में फिर से यही संगठन है इस साजिश के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार को पता है उसको जीरो डाउन किया जा सकता है, सरकार अपने स्तर पर क्या कर सकती है और जो सामाजिक संगठन है उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए। क्या किया जा सकता है सिचुएशन में? देखिए, सीधी सी बात यह है कि दो स्तर पर, एक तो कोअर्सिव एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा और दूसरा आपको सामंजस्य भी बिठाना पड़ेगा। सामंजस्य बिठाने से तात्पर्य यह है कि लोगों को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि भाई ये फैक्चुअल स्थिति है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो गलत है। वो लोग हिम्मत करेंगे। दूसरा, सरकार अपने स्तर पर अपॉर्चुनिटी न दे, क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है ये कि अब किसी थाने में किसी को गिरफ्तारी करके ले गए, लोग तलवारें लेकर निकल पड़े। तलवारें तो हर हाथ में हैं और पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में बॉम्ब है, किसी के हाथ में पत्थर था अभी सीए के दौरान। कैसे डील करेंगे? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सीए के आंदोलन में पत्थर चला, उत्तर प्रदेश में चला कर देख लेते। उत्तर प्रदेश में जो मुखिया बैठा हुआ था उसने कहा चला कर देख लो, नहीं अगर तुम्हें विश्वास होता है तो चला कर देख लेते, एक बार मस्जिदों में इकट्ठे होकर देख लेते, नमाजें पढ़कर देख लेते, कहीं प्रदर्शन करके देख लेते उत्तर प्रदेश में। काहे की प्रॉब्लम है ये फिर? जबकि उत्तर प्रदेश इस समय 20% आबादी मुसलमान की है और उत्तर प्रदेश ने ही पाकिस्तान बनाया था किसी समय पर। लेकिन क्या है, जब सरकार बैठी है ना सशक्त, तो फिर ये कुछ नहीं हो सकता। और आप अगर लालच में पड़ गए कि हमें फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री का फलाना मिल जाए, फ्री का ठिकाना मिल जाए, तो आपका एक वोट आपको 5 साल तरसाएगा। और अगर 5 साल में वो शक्तियां डेवलप हो गई तो ये आपको 50 साल तक दुख दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो सरकार बन गई है, वो सरकार चूंकि ऐसा लोगों का कहना है कि खालिस्तान के प्रो खालिस्तान है, इसलिए अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गई है, लोग निकल आए। वो तो हमेशा से थे और हर युग में हर समय पर ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड तो खाली पंजाब में तो नहीं है, वक्फ बोर्ड तो देश भर में है। हालांकि देश भर में कई अलग अलग राज्यों में कुछ इसी तरह की कहानियां, इसी तरह के उदाहरण हम सामने दिखाई दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसी प्रॉपर्टीज को क्लेम कर रहा है जहां पर बरसों से लोग रह रहे हैं। कहीं हमने इसी तरह की धार्मिक स्थल भी देखे जिन पर भी वक्फ बोर्ड अब उसको अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है। ये जो सिचुएशन है वो तो देश भर की भी समस्या हो सकती है, ये पंजाब की समस्या अकेले की तो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं सिर्फ कि अगर जम्मू और कश्मीर में समस्या थी तो देश की बाकी सब समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं, पूरा कंसंट्रेशन जम्मू और कश्मीर की तरफ चला जाता है। तो देश में जो वक्फ की समस्या है जिसका विक्टिम सबसे बड़ा पंजाब है, पंजाब में ही ये सब शुरू हो गया है और पूरे देश का दिमाग भटक कर पंजाब चला जाएगा। तो वक्फ पूरे देश में अपना खेल आसानी से खेल सकेगी। और अगर एक कम्युनिटी को लोग कन्विंस भी कर ले गए और आपने वक्फ पर कोई एक्शन लिया तो पंजाब पहले से डिस्टर्ब होगा और बाकी देश भी डिस्टर्ब कर देंगे ये लोग। तो ये तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए केवल उसको पंजाब की दृष्टि से मत देखिए, वक्फ को पूरे देश की दृष्टि से देखिए। सबसे बड़ा विक्टिम पंजाब और हरियाणा है इसका। कागज आपको सही करने पड़ेंगे और कागज अगर सही ना किए, आबादी बढ़ी और बढ़ रही है तो ये आपको संकट देगा, ये आपको समस्या देगा। फिर कहेंगे इस्लाम खतरे में, फिर कहेंगे अल्लाह की प्रॉपर्टी ले ली, फिर कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी थी, ये कहेंगे साहब बाकी तो सब ठीक है, आपने तो वक्फ की भी प्रॉपर्टी ले ली। ये सिर्फ एक इस वजह से क्योंकि आपने पेपर्स का शुद्धिकरण नहीं किया। पेपर सही करना काम है सरकार का। अभी कोई भी सरकार देश की है वो पेपर सही कर ले, कानूनी प्रोसीजर बना ले तो समस्या सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ नहीं है, केवल कानून सही हुआ है और उस कानून सही होने का परिणाम आपको वहां दिख रहा है। केवल एक आर्टिकल तो आपने हटाया है लेकिन परिणाम आप वहां पर देख लीजिए। तो ये जो कानून है और जो कागज तैयार करते हैं, इनकी शुद्धिकरण आपको करनी पड़ेगी और सरकारों का यही काम है। और सरकारें अगर ये नहीं करती हैं तो फिर क्या सरकार इसलिए बैठी है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमे? सरकार इसलिए बैठी है कि वो फोटोएं खिंचवाए? सरकार के पास मुख्य काम क्या है?
किसी भी सरकार के पास मुख्य काम है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी सरकार पूर्ण रूप से सबको खिला नहीं सकती, ये तो मोदी जी का जिक्र है कि वो खिला रहे हैं, लेकिन हर बार उनको एक बार में घोषणा नहीं कर सकते कि हम करेंगे। वो धीरे धीरे हिम्मत कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो क्या है, सिक्योरिटी का इशू कौन सॉल्व करेगा? वो तो सरकार करेगी ना। और सिक्योरिटी में क्या ये रॉन्ग पेपर्स नहीं आते? सिक्योरिटी में क्या ये जो इश्यूज हैं कानून के वो नहीं आते क्या? ये आपका यही काम है। आप गाड़ियों पर घूम रहे हैं, रोटी वो आप चावल बांट रहे हो, आप कुछ और बांट रहे हो, बांटिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जो मुख्य काम है वो तो करिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मदरसों का सर्वे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वक्फों का सर्वे हो रहा है। करवाइए ना, ये काम है ना आपके, करवाइए। लेकिन कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा, कैसे करवाएगा? क्योंकि उससे लाभ नहीं होता ना। जितना डिस्प्यूट बढ़ता है उतना लाभ पॉलिटिकल पार्टी को होता है, तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि सरकार की नजर कम से कम इन सब विषयों पर होगी और सरकार कठोरता से किसी भी देश विरोधी साजिश को कठोरता से निपटेगी, उसका मुकाबला करेगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बारीकी से पंजाब की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।